बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है, नए नए इंकशाफात हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं और लगता यह है कि हर गुजरते दिन के साथ जितना ज़ोर मौजूदा हुकूमत लगाएगी, जितना कुछ वो निकालने की कोशिश करेगी इस फैसले से, या बल्कि ये लफ्ज़ बेहतर है, ये जुमले बेहतर हैं कि जितना कुछ वो इस फैसले से बनाने की कोशिश करेगी उतना ही मुश्किल में फंसती चली जाएगी। अब आप देखिए कि एक तरफ दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई आकर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा देता है कि धड़ाम से वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बिल्कुल कूड़ेदान में गिर जाती हैं। एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर अंदर कुछ करो, इमरान खान के खिलाफ कुछ करो। सारे मीडिया के सामने वो कह रहे हैं कि बस किसी तरह से इसको ख़त्म कर दो, यानी इसकी जमात को सब कुछ ख़त्म कर दो। अब हुकूमत पर भी दबाव आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी चाहते हैं, कभी कहा जा रहा है कि ये कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी भी वापसी की राह हमवार हो सके, उसके लिए कानून साजी भी की जा रही है। नवाज शरीफ साहब को तसल्लियाँ दी जा रही हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं, कुछ करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 कमेटियाँ बना दी गई हैं, एक सियासी एक कानूनी कमेटी, जो अब देख रही है कि अच्छा इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से करना क्या है। लेकिन इसी में अभी लगे हुए थे कि बड़े इंकशाफात होने लग गए हैं जिन पर मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूं कि ये फैसला हुआ कैसे है। ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, जिसके बारे में अब खुद आम लोग भी ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल कर लेकर आ रहे हैं कि जो चीज़ें कानून में लिखी नहीं हुई थी, जिस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, जो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार ही नहीं है, वो चीज़ें भी इसमें लिखनी है। अलग अलग फैसले कैसे आ गए हैं, ये सब इंकशाफात हो रहे हैं। और फिर फैसला लिखवाया किसने, अचानक फैसला तब्दील कैसे हुआ, ये सब बातें हो रही हैं। इस पर भी आते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा रिलीफ मिला है तहरीक इंसाफ को, ये कि तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त गई हुई थी, जिस तरह से आप जानते हैं कि 11 लोगों के सिर्फ मखसूस 11 लोगों को चुना गया मौजूदा हुकूमत की तरफ से, क्योंकि खौफजदा इतने हैं कि तहरीक इंसाफ का इतना जोर है, तो जहां वोट मार्जिन कम था जीत का, वो सिर्फ 11 इस्तीफे कौमी असम्बली से मंजूर किए कि अब हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो शायद कुछ बेहतरी नजर आ जाए। तो अब तहरीक इंसाफ इसके खिलाफ चलेगी कि हमने तो 132 इस्तीफे दिए हुए हैं तो सारे मंजूर किए जाएं। तो उस पर एतराज़ लगा हुआ था, लेकिन अब एतराज़ ख़त्म करके तमाम 132 लोगों की तरफ से शामिल करके उनको अब दोबारा दरख्वास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब यह समाअत उम्मीद है सुबह होगी। तो ये एक बड़ा रिलीफ मिला है। एक तरफ यही इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी मामला जाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी ऐसे फट से वहाँ से आए हैं, इस्तीफे मंजूर हो गए कौमी असम्बली से और पीडीएम की तरफ से, उनकी हुकूमत की तरफ से, और यहाँ इलेक्शन कमीशन ने चुटकी बनाने बचाकर मंजूर करके यानी डिसीट कर दिया इनको कि हाँ जी ये इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए हैं, लिहाजा नोटिफिकेशन जारी, जनाब ये इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं, ख़त्म। जबकि इसी तरह से एक नून लीग के साहब, गालिबन फैसल उनका नाम है, एमपीए, उन्होंने भी काफ़ी अर्सा पहले इस्तीफा दिया था, तो इलेक्शन कमीशन ने वो मंजूर करने से इनकार कर दिया कि जी ये कुछ मामला गड़बड़ है, इस्तीफा कुछ पुराना है, अब सामने आ रहा है, हमारे अब दिया गया है। और ये सारे कब के इस्तीफे हैं, तो वो 11 आए हैं तो वो फौरी मंजूर कर लिए हैं। तो ये सारा जो रोल है ये भी इसमें क्वेश्चन में आएगा। और अभी जब ये फैसला जाना है, आगे आगे देखिए क्या कुछ होता है। अभी तो जब अदालत में मामला जाएगा, क्योंकि मेरी इतलात यही है कि वो बात नहीं बन रही जो माजी में इफ्तिखार चौधरी की अदालतों में और उस दौर में होती थी, या मलिक अब्दुल क़य्यूम में जिस तरह शहबाज शरीफ फ़ोन कर रहे हैं जी ये फ़ैसला लिखना है, और जवाब आता था जी जी ये लिखते हैं। अच्छा ये भी होता था कि जी इनको 10 साल सज़ा दे दें, उन्हें इतनी तो कानून में लिखी नहीं हुई, जो मैक्सिमम है वो दे देंगे, ये सब कुछ होता था। तो वो फ़ोन वाला मामला नहीं हो रहा। ऑडियो वीडियोज़ भी उस तरह से नहीं हैं, या यूँ कह लें कि जनाब उन लोगों को बेंच में शामिल करवाने की कोशिश हो रही है, या अपने तर्ज का बेंच बनवाने की जो कोशिश हो रही है, वो भी नहीं अभी तक कारआमद साबित हो रही। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सुमरता बंदयाल साहब अपराइट आदमी हैं, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी फैसले दिए हुए हैं सो मोटर लेकर। तो अब उन पर भी दबाव डालने की, उनको धमकाने की, सब कुछ करने की भी कोशिशें अभी तक नाकाम हुई हैं। तो जब वो ये मामला आला अदलिया में जाना है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का, तो तब भी ऐसे ऐसे इंकशाफात होने हैं कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। अभी जनाब एक तरफ जो ये सियासी और कानूनी कमेटियां बनाई गई हुकूमत की तरफ से, उस पर भी आते हैं। लेकिन पहली चीज़, ये रातों रात हुआ क्या है। फवाद चौधरी ने भांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा है कि पहले ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कुछ और था। ये फवाद चौधरी के अल्फाज हैं, इसको डिनाई भी नहीं किया जा रहा अभी तक, क्योंकि उनके पास सबूत एक तरह से आ गए हैं। तो फवाद चौधरी कहते हैं जी ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कुछ और था, फिर वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। तो वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर कानून ने जाकर बताया नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ताकि हमारे लिए रास्ता हमवार हो जाए, हम कुछ एक्शन ले सकें।
फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कल से इलेक्शन कमीशन ने जो कारनामा अंजाम दिया इससे हुकूमत बहुत खुश है। कल हुकूमती इत्तेहाद ने 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और सुबह से भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी रहा। अब तक पता नहीं 30 हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, गिनना भी मुश्किल हो गया है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इतनी उजलत में फैसला दिया। अच्छा, उजलत ये कि हालांकि ये पता नहीं कितने 8 साल से मामला चल रहा था, जून में फैसला महफूज कर लिया गया था, अभी आकर सुनाया गया है अगस्त के शुरू में। लेकिन फिर उजलत कहाँ हुई? उजलत हुई रातों रात मुलाकात के बाद। वो बात सुनिए। इलेक्शन कमीशन ने इतनी उजलत में फैसला दिया जिसका पीडीएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबा किया था। यानी पीडीएम की तरफ से, और इसको डिनाई नहीं किया गया कि मुलाकातें हुई हैं, फैसला महफूज होने के बाद हुई हैं, इसको इलेक्शन कमीशन भी ऑन करता है। अब फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि ये जब मुलाकातें हुई उसमें ये सारा फैसला फिर तब्दील हुआ और ये इतनी उजरत में फैसला दिया जिसका पीडीएम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात मुतालबा किया था। ज़ेर-ए-इत्तफ़ाक़ केसेस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे मुलाकात कर सकते हैं? यानी केसेस चल रहे हैं, फरीक हैं, उसमें वो मुलाकात कैसे कर सकते हैं एक पार्टी से? फिर इनसे भी कर लेते, इनकी भी मर्जी शामिल कर लेते फैसले में। कल तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि हुकूमत को रेफरेंस भिजवाए। पहले फैसला कुछ और था, फिर वज़ीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। नहीं, अचानक फैसला तब्दील हुआ। फिर 2 फैसले सामने आए हैं, एक साइन वाला है, एक दूसरा है। दोनों में फ़र्क है। कहीं कहा जा रहा है फेडरल गवर्नमेंट या जनाब फलां कोई भी इस पर एक्शन लेना चाहे ले। इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमने फैसला दे दिया, अब एक्शन लें, एक्शन लें। ये चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसे जैसे इजाफी चीज़ें किसी ने रखवा दी हैं। फवाद चौधरी का कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर सिंध के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुके हैं, वो कैसे फैसले पर दस्तखत कर सकते हैं? हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। आप तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। उनको ये भी पता है कि इस तरफ भी काम जा रहा है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं हो रहा, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। वो जिन लोगों के नाम सामने लाए गए कि ये गैर मुल्की लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में पता नहीं $50-100 भेजे हैं, $50+ $100, ये कोई इसराइली कोई भारतीय एजेंट हैं, ये बात की जा रही है। वो लोग सामने आ गए हैं। अब 3 मजीद डोनर सामने आए हैं जी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर उन्होंने इतराज़ किया है। अच्छा, इनमें एक है जनाब कंपनी मालिक शुएब अहमद बसरा, नेशनल फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री भुलवाल सरगोदा में 2011 में पीटीआई को 10,500 रुपये फंड्स दिए। ये आ गए सामने कि जी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी कंपनी पाकिस्तानी है। शुएब अहमद बसरा ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी कंपनी को फॉरेन फंडिंग कंपनी की फहरिस्त में डाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मेरी कंपनी को कैनेडियन कंपनी जाहिर कर दिया। कमाल है इलेक्शन कमीशन पर। आसिफ खान का कहना था इलेक्शन कमीशन का क्या मज़क्का खेज फैसला और तफ्तीश है। मैंने अपनी कंपनी के पेपैल अकाउंट से 2013 में $100 अतिया दिया। इलेक्शन कमीशन ने मेरी साबका कंपनी प्रोबिस्ट इनकॉर्पोरेशन का नाम डाल दिया। जी, उनको भी बरतानिया में रहने वाली एक और डोनर बिनिश फरीदी ने भी इलेक्शन कमीशन फैसले को मज़क्का खेज करार दिया है। बिनिश फरीदी ने बरतानिया से अपने वीडियो बयान में कहा कि 2013 के इलेक्शन के वक्त पीटीआई को $250 फंड दिया। इलेक्शन कमीशन को बताना चाहती हूं मैं पाकिस्तानी हूं, गैर मुल्की नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने फैसले में मुझे कैसे गैर मुल्की जाहिर कर दिया? बिनिश फरीदी का कहना था कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने मुझे गैर मुल्की लिखा है? इलेक्शन कमीशन मुहिब वतन पाकिस्तानी को गैर मुल्की करार देने का सिलसिला बंद करे। ये सिलसिला जारी रहा तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। खुद औलादें ओवरसीज़ भी हैं जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब के, वो वहाँ पर नेशनल है और सारा कुछ, और पाकिस्तानियों के साथ देखिए क्या सलूक हो रहा है यहाँ पर। मज़क्का खेज़ है, हंसी भी आती है, दुख भी होता है, अफसोस की भी होता है, क्या करें। लेकिन ये सब चीज़ें और सामने ला रही हैं कि किस तरह से पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक छीनना और अब ये हरकतें करना, ये इनको नुकसान पहुँचाएंगी। इमरान खान साहब की फंडिंग तो बढ़ रही है और ये शौकत खानम के ख़िलाफ़ भी ये सारा कुछ करके देख रहे हैं, उसकी भी फंडिंग बढ़ रही है। और ये जो 90 लाख पाकिस्तानी हैं, उनके ख़ानदान, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार वो यहाँ पर हैं, वो भी आपके खिलाफ ही वोट करेंगे। इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो और ज़्यादा अंधेरे में अपने आप को ले जा रहे हैं। सिर्फ क्या कि बुग़्ज़ कि इमरान खान किस तरह ना आ जाए, इमरान खान ये वो। तो अब इदारों पर भी प्रेशर डाल के, दबाव डाल कर अब कह रहे हैं जी FIA के थ्रू हम गिरफ्तारियाँ कराएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये और अपने लिए नुकसान करेंगे। ECL में नाम डालने की बात हो रही है। इमरान खान कह रहा है डालो ECL में नाम, मैंने तो पाकिस्तान से जाना ही नहीं है। तो वो तो कहते हैं और कुछ निकालना है निकाल लो, क्योंकि उससे और वो साफ होकर आ जाएंगे। बिल्कुल उस तरह इंसान सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ पर 40 साल का वो सारा रिकॉर्ड लेकर आ गए। अब उसके बाद से लेकर आज तक अब ये कुछ ला ही नहीं पा रहे कि जी इमरान खान की कमाई है। वो एक दफ़ा मुश्किल हुई, वो 40 साल की सारी वो रसीदें भी ले आए, सारा कुछ ले आए, कहाँ से किस तरह कमाया।
अब इसमें भी यही होना है कि 2013 तक का रिकॉर्ड इनके पास है, एक एक बैंक अकाउंट है। अब जरा पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान साहब सामने आए ना, अभी तो वो मरहला आने वाला है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।